अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, खामोशी से सुनिएगा। मैं इसको जितना छोटा हो सका मेरी कोशिश होगी मैं कम से कम जल्द अज जल्द बातें खत्म कर दूँ। चंद एक पॉइंट्स हैं। बेसिकली तो मैंने पिछले साल एक सेमिनार करवाया था जिसमें हमने ब्राइट स्टूडेंट सीरीज के नाम से एक सेमिनार करवाया था, जिसमें हमने लेक्चर रिकॉर्ड कैसे करते हैं और फिर उसको लिखना कैसे है, फिर उसको पढ़ना कैसे है, वो सारी बातें थी। आज लेकिन क्योंकि टाइम भी कम है और अब पेपर होने जा रहे हैं आपके अनकरीब, तो हमारा मेन फोकस होगा कि पेपर की एग्जाम की तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो उसमें चंद एक पॉइंट हम आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात कि जो बच्चों के पास अक्सर गलती होती है, मेरे साथ बल्कि एक दो बार ऐसा हुआ कि बच्चे डेट शीट प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं करते या उसको कहीं आवेजा नहीं करते, घर में रट्टा लगाया हुआ है, फलां इंग्लिश का उस दिन पेपर है, उर्दू का उस दिन पेपर है। सबसे पहली चीज, अभी तो खैर आपकी डेट शीट आई नहीं, लेकिन जब डेट शीट आएगी यू मस्ट हैव अ क्लियर प्रिंट, या तो उसको लिख लें कहीं, उसको कहीं अपने कमरे में या किसी जगह पर लगा लें ताकि आप उसमें गलती ना करें। और उसमें सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं AM और PM से। टाइम लिखा होता है जी ये 2 PM है, वो कह रहे हैं जी 2 AM, पता नहीं साले लिखे पता नहीं कौन सा, ऐसे अक्सर काम हुआ है, खराब हो जाता है बात भी। ठीक है, ज्यादा तो उसका ध्यान रखना है, डेट का ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद फिर पेपर से पहले अव्वल तो क्लासें सारी पढ़नी चाहिए आप बच्चों को, मैं किसी को भी नहीं कहता क्लासें छोड़ें, क्लासें लाजमी पढ़ें, लेकिन पेपर से पहले काइंडली नोट्स पूरे करके लेकर जाएं। दोस्तों से पूछें, बाल बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी बस मैंने घर जाना है, बस जा रही है, निकल रही है, नोट्स पकड़े और चले गए। घर जाके याद है वो तो मैं लेकर ही नहीं आई, कॉपी नहीं करवाया मैंने, या जनाब वो मुझे याद ही भूल गया। तो पहले अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ, खासतौर पर क्लास में जो टॉपर्स होते हैं वो ज्यादा पढ़ते हैं, वो रटा रुटा ज्यादा लगाते हैं, तो वो उनसे पता मशवरा कर लेता है कि यार सर ने क्या पढ़ाया, ये टॉपिक्स हैं, ये 5 हैं, ये 10 हैं। और पेपर से जो लास्ट की क्लासेस होती है ना, आखिरी 2-3 क्लासेस, इसमें सबसे ज्यादा जो हम कह लें कि गेस भी देते हैं बच्चों को, हम बच्चों को नोट्स की बाउंड्रीज बताते हैं कि बेटा फाइनल का एग्जाम आपका इसमें से होगा, आपका प्रैक्टिकल इसमें से होगा, आपकी थ्योरी वगैरह सारी चीजें, तो वो लाजमी क्लासें लिया करें, वो ना छोड़ा करें। पेपर से पहली 2 क्लासें हम उनको कहते हैं दीज आर दी गोल्डन क्लासेस, गोल्डन क्लासेस, कि ये लाजमी पढ़नी है, ये नहीं छोड़नी, क्योंकि उसमें हमने आपको बातों बातों में आधा पेपर बता देना होता है। ये पढ़ लेना, ये बहुत अहम है, ये पढ़ लेना, ऐसे पूछा जा सकता है, वो जो कह रहे होते हैं ना जा सकता है, मोस्टली वही पूछ लेते हैं। ठीक है, तो वो ऐसे हिंट पर टीचरों के इशारे ऐसे पकड़ने चाहिए कि यार ये टीचर कह रहा है ये बहुत अहम है, ये टीचर कह रहा है ये आ सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है, ये ऐसे हो सकता है। दूसरे नंबर पर पेपर से पहले नोट्स लाजमी पूरे करके रखें। अब पेपर आ गया, आप तैयारी करने लगे हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें आपने देखी। सबसे पहले नोट्स जो आपके पास हैं, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे उसके सफे गिनने बैठते हैं। सफे नहीं गिनने, कभी सफे नहीं गिनने। आपने क्या गिनना, आपके पास टॉपिक्स कितने, टॉपिक्स कितने, आपके पास 5 टॉपिक्स हैं, आपके पास 12 टॉपिक्स हैं, आपके पास 2 टॉपिक्स हैं, समझ गए, सफे नहीं। बाद दफा होता है एक टॉपिक है वो 2 सफों का है, एक टॉपिक है वो 20 सफों का है। तो अब आपने क्या करना है, आपने टॉपिक्स गिनने के बाद, आवाज पीछे ठीक है सबको, टॉपिक्स गिनने के बाद आपने अपना टाइम का हिसाब लगाना है कि मेरा पेपर कब है। मतलब फर्ज कर लेते हैं ये इवनिंग के बच्चे बैठे हैं, 12-1 बजे पेपर होता है, तो आज अगर नोट्स लेकर गए हैं तो वो बच्चे सोचते हैं ओके आज से हम जाते हैं, हमने खाना भी खाना है, हमने रेस्ट भी करना है, तो आप उसके सेगमेंट्स बनाएं कि जनाब मेरे पास ये 4 घंटे रात के हैं या 6 घंटे हैं जिसमें मैं पढ़ सकता हूँ। 24 घंटे तो कोई भी नहीं पढ़ सकता, और उसमें आमतौर पे हर 2 घंटे के बाद या घंटे के बाद आप 15 मिनट की ब्रेक लाजमी रखें, क्योंकि हम जो इंसानी दिमाग है, इंसान थक जाते हैं, इंसान को रेस्ट की जरूरत है। बात करने लगे 15 मिनट की ब्रेक में आपने कोई मूवी नहीं देखनी, 15 मिनट की ब्रेक में आपने कोई गाना नहीं सुनना, वो 15 मिनट की ब्रेक सिर्फ आपको रिलैक्स करने के लिए आप बैठ जाएं, उसमें वो एक थोड़ा सा आप ऐसे सीधे हो जाएं, थोड़ी सी वॉक कर लें, किसी जगह पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, थक गए हैं बैठकर, उठें, उठकर कहीं वॉक कर लें, पानी शानी पिए, तो इस तरह की एक्टिविटी, थोड़ा सा एक चक्कर लगाया बाहर, अच्छा फैमिली में या वैसे अगर हॉस्टल में है तो वो तो वैसे चलो, तो 15 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। वो जो ये बची बात करें कि 15 की ब्रेक लेने लगते हैं, वो घंटा हो जाती है, वो इसलिए क्योंकि आप काम ऐसा शुरू कर लेंगे, आप ब्रेक में आपने मूवी शुरू कर दी,
आपने कोई ऐसा काम शुरू कर दिया, बाद में आपका दिल नहीं कर रहा पढ़ने, काम नहीं करना, ये रिलैक्स होने के लिए कुछ भी ना करें, सिर्फ बैठे रहें, आइज क्लोज कर लें, अपने आप को रिलैक्स करें थोड़ा सा। बेहतर तो ये उठ के बात करें, क्योंकि बैठ बैठ के टांगों के जो खून की गर्दिश है वो कम हो जाती है, फिर वो प्रॉब्लम होती है, फिर उससे आपको समझ नहीं आती। माहौल चेंज करें, ठीक है। अच्छा, टाइम नोट कर लिया, हमारे पास 8 घंटे हैं, फर्ज करें आपके पास 8 घंटे हैं, सिर्फ आपने नोट्स पढ़ने हैं, आपके पास सिर्फ 8 टॉपिक हैं, तो घंटा हर टॉपिक को दें। टॉपिक को टाइम के लिहाज से मैनेज करें, ये इसको हम कहते हैं प्लानिंग फेज। ये प्लानिंग फेज आपकी मैक्सिमम 5 से 10 मिनट लगते हैं पेपर की तैयारी से पहले। उसमें आप प्लानिंग फेज में अपनी ये प्लान कर लेते हैं, यार मैं कैसे तैयारी करूँ। बहुत सारे बच्चे आंखें बंद करके वैसे ही शुरू हो जाते हैं, एक तरह से रट्टा लगाना, और इतनी टेंशन होती है कि वो सोच भी नहीं रहे होते मैं पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या, वो लगे हुए हैं बस उसको पढ़ने। नो, टाइम दे थोड़ा सा, 5-10 मिनट अपने नोट्सों को फ्लोरें, ऊपर नीचे करें। अगर किसी पर नोट्स हैं बच्चे के पास, काइंडली, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये नोट्स हैं हमारे पास, तो इसमें कहीं पे कोई तस्वीर बनी है या कहीं पर कोई डायग्राम है, कोई चीज ऐसी है, ये खाली सफा बीच में आ गया, ये सफा तो काउंट हो रहा है, उसमें लिखा थोड़ा हुआ, आपने सिर्फ टॉपिक देख लिया, फिर आपने अपना टाइम एलोकेट कर लिया, यार हर टॉपिक को मैं 2 घंटे दूंगी या दूंगा, और उस 2 घंटे में फिर आप टाइम लगाकर ओके 8 बजे मैं इंशाल्लाह इसको 9 बजे 10 बजे तक इसको पढ़ लूंगी, और उसको पढ़ना शुरू कीजिए। वो मैं भी उसकी तरफ आता हूँ कि पढ़ना कैसे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता टाइम ज्यादा लग रहा है, ये आपसे टॉपिक जो है ये 2 घंटों में आधा हुआ है, तो बच्चे क्या करते हैं, नहीं अब मैं इसको खत्म नहीं करूँ फिर ही मैं आगे जाऊँ। अगर तो थोड़ा सा टॉपिक रह गया तो पढ़ ले, कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर ये बहुत मुश्किल टॉपिक है और ये आपसे याद ही नहीं हो रहा, तो फिर इस पे वक्त ज़ाया करने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पेपर में अगर 10 टॉपिक हैं और आपको एक टॉपिक बहुत मुश्किल लग रहा है, उसको भी छोड़ दें, आप वो 9 तैयार कर लें जो आपको आसान लगे। ये एक पीस ऑफ माइंड भी देगा, ये आपको सुकून भी देगा, टेंशन भी रिलीज करेगा, और फिर दूसरा पेपर जो है वो सिर्फ एक टॉपिक में से नहीं आना, वो 10 टॉपिक्स में से बनना है। आप आसान टॉपिक्स पहले तैयार कीजिए ताकि आपका हौसला बुलंद हो। इसको मॉरल सपोर्ट कहते हैं। जब हौसला बुलंद होता है फिर इंसान का दिमाग भी चलता है। जब टेंशन पड़ती है ना, आप में से अक्सर बच्चे क्या करते हैं, एक टॉपिक पे शुरू हो जाते हैं, वो सारा दिन लगा के एक टॉपिक पढ़ा, फिर उनको टेंशन पड़ जाती है, यार ये तैयारी कैसे होगी, आगे तो भी 4 टॉपिक पढ़े। आपने सारा वक्त तो इसमें ज़ाया कर लिया, आपने प्लानिंग की नहीं हुई थी, फिर दिमाग भी नहीं चलता, फिर याद भी नहीं होता। तो पहली बात प्लानिंग। हर बच्चा जब अपने फाइनल की तैयारी करे उसमें कोशिश कीजिएगा कि इसको इस तरीके से करके देखें, उसकी प्लानिंग कीजिए। फिर दूसरे नंबर पर टॉपिक्स में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो टीचर ने गेस दिए हुए हैं, ये बहुत अहम है, ये आपने लाजमी करना है। ये बात दफा टीचर कह देता है ये पढ़ लेना है, वैसे अगर पढ़ना है तो इतना कोई अहम नहीं है। इट मीन्स कि टीचर खुद भी चाह रहा है, वो गोलमोल बातों में कह रहा है कि ये इतना कोई जरूरी नहीं है, छੱਡ दो या आखिर में पढ़ लेते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो टीचर ने बहुत मेहनत से पढ़ाए हैं, उसने बहुत हर क्लास में वो टॉपिक डिस्कस करता था, हर क्लास में वो टर्म लाजमी बोलता था। कुछ टीचरों की भी बात होती है कि वो उनको कुछ बातें ज्यादा पसंद होती हैं, वो बार बार पढ़ा रहे होते हैं और वो बार बार पूछ भी रहे होते हैं वो पेपर, तो अपने टीचर को भी पढ़ना साथ साथ। तो वो अगर वो टॉपिक पढ़ा रहा है और वो कहता है बहुत अहम है, साथ यहाँ पे कुछ तारा लगा लें, कोई लिखें वेरी इंपॉर्टेंट, या ये लाजमी करना है, या उसका कोई हिंट लिख लें, और फिर पेपर वाले दिन पहले उसको करें। पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म कीजिए, उसके बाद फिर दूसरे तीसरे, उस तरीके से। तो रैंक करें, रैंक करने के बाद अच्छा फिर इसमें अब कुछ बच्चे कहेंगे पहले सेमेस्टर में आए हैं इस बार एग्रीकल्चर में या दूसरी डिग्रीज में, कहेगी हमें पता कैसे लगेगा ये टॉपिक अहम है। सिंपल सी बात है, अगर किसी टॉपिक में पॉइंट्स बने हुए पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, वो अहम है, वो टीचर पूछ सकता है, क्योंकि पॉइंट्स चेक करने हमारे लिए आसान होते हैं। पता होता है यार ये 5 पॉइंट है, 5 नंबर का सवाल दे दो, अगर इसने 5 लिख दिए ठीक है, 3 लिखे 3 नंबर। पहले वाले सवाल आमतौर पर मुतालिया पाकिस्तान में या इस्लामियात में माइट भी दे दिए जाएं, लेकिन जो टेक्निकल कोर्सेज है कंप्यूटर साइंस के या मैथ के या कोई और, उसमें आमतौर पर पहले वाले कोई सवाल नहीं दिए जाते। वो बड़े बड़े मजमून कौन चेक करेगा बैठ कर। अमूमन कोशिश यही होती है टीचर की कि वो ऐसे पॉइंट्स दे जिनमें पॉइंट्स बने हों, हेडिंग्स हों, जल्दी जल्दी चेक हो जाए हमसे, हमने भी अपना काम आसान करना है। ठीक है, तो आपने भी
जब इसको देख रहे हो नोट्सों को पता लग जाता है आपको कि यार ये इसमें हेडिंग्स हैं, ये सर पूछ सकते हैं, सिर्फ लिस्ट करना ही पूछ सकते हैं, ये इसको सिर्फ ये खाली जगह में पूछी जा सकती है वगैरह। अच्छा, फिर उसके बाद अब इसमें एक चीज और यहाँ पे ऐड कर दूं, मिड की तैयारी और तरह होती है, फाइनल की और तरह होती है। मिड में आपने चीजें चुननी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आ रहा है, और ऑब्जेक्टिव टाइप में एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स या शॉर्ट क्वेश्चन या मैक्सिमम ट्रू फॉल्स ये पूछे जाए। तो उसमें पैरे रटने की जरूरत नहीं है कि इस पैरे में ये सारा मैं रटा लगा लूँ, इसको पढ़ लूँ, नहीं। मिड के पेपर में सिर्फ हाईलाइट करें चीजें जो अहम है। कोई कहीं पे कोई सन दिया हुआ है, किसी का कोई ईयर मेंशन है, किसी की कोई अमाउंट मेंशन है, कोई क्वांटिटी मेंशन है, कोई कमांड मेंशन है कंप्यूटर वालों के लिए, उसको हाईलाइट कर लें, उसको पढ़ें, वो पूछी जा सकती है पेपर के अंदर, ठीक है। बड़ी बड़ी बातें नहीं पूछी जा सकती उसमें क्योंकि वो मिड का पेपर ही आमतौर पे सेमी ऑब्जेक्टिव होता है। फाइनल में, लेकिन फाइनल में आपका बड़ा पेपर होना है 24-36 मार्क्स का, तो उसमें आपने उसकी तैयारी करनी है कि मैं एटलीस्ट इतना मेरे पास इल्म हो कि मैं वहां पर जाके कुछ ना कुछ लिख सकूं। हेडिंग्स याद कर लें और अंदर की बात सिर्फ मोटी मोटी पता हो इसमें बात क्या हुई है। पेपर में अगर कोई सवाल आ जाता है, हेडिंग लिख के उसके नीचे अपने अल्फाज में कुछ लिख सकें। मैं कहता हूँ मसाला भर सके। अगर आपको पता ही नहीं है इस टॉपिक में बात क्या हुई है, फिर आप क्या लिखेंगे, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आपने पढ़ा हुआ होगा, हाँ यार इसमें ये बात हुई थी, पहले पहले में तो इस तरह की बात थी, दूसरे में इस तरह की, इट्स इनफ फॉर यू, यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। तो बात बनाने में वैसे ही बच्चे बड़े तेज होते हैं, ठीक है। तो ये चंद एक मोटे मोटे पॉइंट्स जो नोट्स के वक्त। अच्छा, अब मैंने वो घंटे वाली बात कर दी और इसमें बता दिया कि ब्रेक में गेम ब्रेक नहीं होनी चाहिए, मूवी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरे में मेथड ऑफ रीडिंग। अब असल बात आ गई, इसको पढ़ना कैसे, जो जिसके लिए आपको मैंने यहाँ पे बुलाया। उसमें सबसे पहला एक जनरल रूल समझ लें, पढ़ने के लिए हम इंसान मल्टीपल सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास 5 सेंसेस, हम आंखों से देख रहे हैं, हम सूंघ रहे हैं, हम चख रहे हैं, हम टच कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आमतौर पे बच्चे क्या कर रहे होते हैं, मुंह बंद करके ना, और बस उसको देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं दिमाग में, जैसे उनकी आंखों की सेंस इस्तेमाल होती है, वो सिर्फ देख रहे हैं। वो सेंस अकेली अगर इस्तेमाल करेंगे उससे याद करना बहुत मुश्किल है। खासतौर पे अगर किसी शोर वाली जगह पे बैठे हैं तो वो शोर कानों में जा रहा है, उधर से कोई और बात आ रही है, इधर से आप इसको पढ़ रहे हैं, तो वो मुश्किल है आपके लिए पढ़ना। सबसे पहले तो जगह का इंतखाब ऐसा करें जहाँ पे शोर ना हो, खामोशी हो, अगर हो सके। हॉस्टल में कुछ मसाइल हैं, उसके ऊपर हम बाद में आते हैं, उनको टैकल कैसे करना है। घरों में लेकिन आमतौर पर ये काम किया जा सकता है कि आप अगर डे स्कॉलर है तो आप ऐसे कमरे में बैठिए जहाँ पर आपको डिस्टर्ब ना कर रहा हो। ये ना हो उधर जो है वो वालिद साहब ने न्यूज़ लगाई हुई है और आप उसके पास ही बैठकर आप भी पढ़ रहे हैं, तो नहीं पढ़ सकते, पॉसिबल ही नहीं। अच्छा, दूसरा, उसमें मल्टीपल सेंसेस कैसे इन्वॉल्व करेंगे। सबसे अच्छी मिसाल है कि आप उसमें उसको ऊंची आवाज में पढ़ें। जब बोलेंगे ना तो दिमाग जुबान को बोलवाने के लिए कोई ना कोई होमवर्क करेगा, यार ये फिक्रा लिखा है, आंख उसको पढ़ रही है, वो दिमाग में जा रहा है, दिमाग उसको ट्रांसलेट करके मुंह को कह रहा है इसको बोलो। वो बोलता है, वो बोलने के बाद टकरा के फिर कानों तक आवाज आती है और फिर दिमाग सुन के कहता है हाँ ठीक बोले। तो ये 3 सेंसेस उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, आपकी देखने की, आपकी बोलने की और आपकी सुनने की। चौथी भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने पेंसिल पकड़ी हुई है उसके नीचे लाइन लगानी शुरू कर दें, कोई मुश्किल लफ्ज है उसके ऊपर उंगली फेरनी शुरू कर दें, कोई उसके गिर्द कोई डायग्राम बनानी शुरू कर दें, तो वो सेंस भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो आप बहुत सारे बच्चे इस बात को बखूबी जानते हैं कि हम फिल्म कभी भी रटते नहीं है, फिल्म एक बार देखने याद हो जाती है, इंटरेस्ट के साथ देख रहे होते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये फिल्म देखनी है, इसमें से सवाल पूछना है, यकीन मानिए वो फिल्म ही नहीं आपको याद हो, क्योंकि आपने अपने ऊपर सवाल कर लेना है कि यार ये तो सर ने अब काम दे दिया, ये तो बहुत मुश्किल है करना। वो फिल्म देखते हुए आपको नींद भी आ जाएगी। लेकिन अगर मैं यही कहूँ नहीं ये तो मैं एंजॉयमेंट के लिए आपको फिल्म दे रहा हूँ, आप मौज करें देखें, तो फिर आप कहेंगे नहीं सर ये बड़ी जबरदस्त फिल्म है, ये बड़ा फिल्म है। हमने कुछ सवाल भी किया होता है, जब हम कहते हैं ना पढ़ने के लिए बैठना, साथ ही नींद शुरू हो जाती है। और जब हमने खेलना है तो रात को, आजकल तो मोबाइल बड़ी बीमारी है, वो रात को नींद भी आ रही होती, फिर भी 2 घंटे हम मोबाइल के अंगूठे की प्रैक्टिस ही नहीं खत्म होती है, स्क्रॉल कर रहे हैं नीचे बार बार, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे स्टेटस देखी जा रहे हैं। तो वैसे कहने को भी सोने लगा हूँ और सो 2 घंटे बाद है। तो ये अपने ऊपर सवार नहीं करना कि मैं पढ़ने लगा हूँ तो मैं पता नहीं कोई बहुत ही बोरिंग काम करने लगा हूँ। नहीं, इसको इंटरेस्टिंग बनाए। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह, इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाए।
अपने दिमाग को जितना ज़्यादा फजूलियात में उलझाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए याद करना मुश्किल होगा। इसको थोड़ी बात बताएं लेकिन काम की बताएं ताकि इसको समझ आ जाए, इसको याद रह जाए। ठीक है, तो इसमें नंबर 1 मल्टीपल सेंसेस की बात की। अब उसमें मैंने एग्जांपल दी कि आप बोल सकते हैं, और मैंने ये अपने ऊपर भी खुद मैं इसका मैंने आजमाया हुआ है तरीका कि हम जब मैं अगर मुझे कोई चीज़ याद ना हो रही तो मैं अपने आप को खुद लेक्चर देना शुरू कर देता। और बाद दफ़ा वो लोगों को कहेगा लो ये अपने आप से बातें कर रहा हूँ। वो अपने आप से बातें करना बहुत अच्छा है। मैं अक्सर अपने आप को अच्छा यार इसमें उसने कहा है कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे, अब मैं अपने आप से कह रहा हूँ, अकेले ही बैठा हूँ, बट वो जो मैं कह रहा हूँ वो मुझे सुनाई दे रहा है और वो मेरे दिमाग के खाने में जा रहा है। और उसमें 3 सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं तो वो ज़्यादा अच्छा याद हो जाता है, ब्रेन उसको ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्ब कर लेता है 3 सेंसेस। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें जैसे मैंने बताया, एक तो कुछ बच्चे अंडरलाइन करते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं। ये दोनों चीज़ें जहाँ तक हो सके सेंसेस ज़्यादा बढ़ाएं। अच्छा, फिर पढ़ना कैसे? बच्चे रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं। एक लाइन यहाँ से जनरली यहाँ पे लिखी हुई है, जनरली स्पीकिंग आइडियोलॉजी इन इज दी साइंस ऑफ आइडियाज, और उसको बार बार पढ़ना शुरू कर दिया। यार ये क्या कर रहे हो, क्यों अपने पे जुल्म कर रहे हो? एक पैरा एक वक्त में पढ़िए खामोशी से। ये मैं आपको बताने लगा हूँ एक और काम की बात। एक वक्त में एक पैराग्राफ पकड़िए, इसको पूरे को पढ़िए तवज्जो से, और इसको पढ़ने के बाद इसको नहीं देखना माइंड को दोबारा से, अच्छा क्या पढ़ा है अभी, जरा ये पहले पैरे में उसका मतलब क्या है, क्या कोई काम की बात है उसमें, या उसको दोबारा बता सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ ये बच्चा मुझे कहे यार ये बताना इसमें पैरे में क्या लिखा हुआ, मैं कहता हूँ अभी तुम्हें बताता हूँ। अब मैं जो पढ़ूंगा ना, एक्चुअली वो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैंने इसे बताना है, तो डेफिनेटली मैं समझने के लिए पढ़ूंगा। तो मैं वो यार इसमें तो कोई इतनी मोटी बात नहीं, बस यही लिखा हुआ है कि साइंस ऑफ आइडिया होता है, और उस बच्ची ने हाईलाइट किया हुआ साइंस ऑफ आइडिया, तो मोटी सी इतनी सी बात, तो ठीक है ओके। लेकिन अगर आप इसको रट्टा लगाना शुरू कर देंगे तो आप खुद ही अपने दिमाग के साथ उसका नहीं बना रहे। तो आपने अगर तो काम की चीज़ है 100 बिस्मिल्लाह, उसको हाईलाइट कर लें, उसको अंडरलाइन कर लें, उसके साइड पे करके, ये सफ़ों की जो साइड पे बॉर्डर होता है इसके अंदर ये बच्चों के नोट्स गंदे होने चाहिए जब वो पढ़ के हटें। इसके ऊपर लिखे चीज़ें कि जनाब कोई उसको उन्वान दे दें, ये इस पैरे में क्या बात हुई है, इसमें इंट्रो की बात हुई है, इसमें साइंस ऑफ आइडिया की बात हुई, बस। और वो छोटे छोटे लफ्जों में लिखना, बड़े लफ्जों में नहीं लिखने। ये नहीं कि पूरी लाइन ही लिखने बैठ गए हैं, नहीं नहीं नहीं, छोटे से छोटे अल्फाज में। एक पैरा पढ़ा, समझा क्या है उसका लुबे लुबाब जो भी है, एक लफ्ज है 4 लफ्ज है वो यहाँ पे लिखने। अगला पैरा पढ़िए, उसका खुलासा समझिए, उसको यहाँ पे लिखिए। तीसरा पैरा पढ़िए, उसका खुलासा लिखिए यहाँ पे, एंड सो ऑन। एंड व्हेन यू विल कंप्लीट वन टॉपिक, जब एक टॉपिक खत्म हो जाए तो फिर आप इन बातों को सिर्फ एक बार देख लीजिए, इन बातों, ओके पहले में ये थी, हाँ बिल्कुल ऐसे था, दूसरे में ये थी, हाँ ठीक है, तीसरे में ये थी, हाँ चौथे में ये थी, इस तरीके से। क्लियर? तो उसके बाद इस तरह मैं इसको कहता हूँ तो आप इसको कोई नाम दे दिया करेंगे। पैराग्राफ पढ़ा, जैसे आपको फिल्म देख लें, आपको कोई ये फिल्म देखी, अब इसको कोई उन्वान दो, तो उन्वान तभी देंगे जब उसका खुलासा पता होगा कि ये किस पे बात हुई है। तो पैरे में भी ऐसे ही पैराग्राफ पढ़िए, पढ़ने के बाद एटलीस्ट इस काबिल होना चाहिए बच्चों को कि वो उसको उन्वान दे सके, उसका कोई नाम लिख सके। ठीक है, उसके बाद यूज ऑफ इमेजिनेशन, ये बड़ा अहम है। क्रिएटिविटी कैसे? ड्राइंग इज द बेस्ट टूल जो आप इस्तेमाल कर सकते। ड्राइंग मैं कैसे, मैं अभी एग्जांपल, मेरी कोशिश होगी मैं यहाँ पे दूँ कि मतलब मैं आप खुद अपने तौर पे भी बाज़ दफ़ा मैंने एक बच्चों को भी कल परसों पढ़ाया हार्टिकल्चर वालों को जी के ज़मीन में अगर बहुत ज़्यादा जरासीम हो तो वो ज़मीन नुकसानदेह होती है, तो उसके ऊपर लिफाफा बिछा देना चाहिए और उसके पानी डाल के उसको लिफाफा बिछा दें, धूप में उसको कह लें कि ये 14 दिन के लिए 15 दिन के लिए ऐसे पड़ा रहने दें लिफाफे को। उसके बाद क्या होगा कि वो अंदर के जरासीम मर जाएंगे। अब इस बात को मैंने कैसे लिखा, मैं जस्ट वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैंने ना उधर एक ऐसे ज़मीन के ऊपर लिफाफा बिछाया, इसके 4 तरफ ऐसे करके ईंटें रख दी, जो मुझे ज़हन में आया, और ये मैंने उसके ऊपर किया हुआ अपने नोट्सों के ऊपर से मैंने सूरज यहाँ पे बना दिया, ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया 12 से 14 दिन, एंड दैट्स इट। तो सारे का सारा पैरा मुझे याद हो इस एक्टिविटी के दौरान। ये इमेजिनेशन बहुत पावरफुल है आपकी। जरूरी नहीं है कि आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी हो, नहीं जरूरी नहीं है, जैसी भी
लेकिन आप उसको अपने कागज के ऊपर, अपने नोट्सों के ऊपर लाजमी जो आपके जहन में आता है, जैसे आपको लगता है, कंप्यूटर की कोई बात कर रहे हैं, कंप्यूटर बना दिया उधर, या किस तरह की चीज ऐड कर दीजिए, ये मेरा कंप्यूटर है फर्क है, जैसा भी मेरी इमेजिनेशन है, मैं जैसे मर्जी उसको यूज कर सकता हूँ। तो ये बहुत पावरफुल टूल है। मैं इसके अंदर चंद एग्जांपल्स देता हूँ कि नंबर 1 स्टोरी टेलिंग एक ऑप्शन है हमारे पास, कहानी सुनाना, और वो मैं अक्सर इस्तेमाल करता रहा हूँ स्टोरी टेलिंग, खास तौर पे जब हमारे पास कोई इलॉजिकल चीज़ें आ जाती हैं, हमारी समझ से बाहर है, यार इनको याद कैसे करें, उसमें स्टोरी टेलिंग बड़ा रोल प्ले करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब चंद एक बातें लिखी हुई हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ कि शू प्लांट टाइम, शू प्लांट टाइम, मतलब चंद एक बातें लिखी है जी। उसने कहा एक जूता है, ये एक मैं वर्ड सिर्फ लिख रहा हूँ आपको सिखाने के लिए, शू प्लांट, आगे टाइम, ग्लास, अभी ये याद करना मुश्किल है, मैं अभी बताता हूँ इसको कहानी में कैसे डालना है। फिश, क्लॉथ, बीकर, फ्लेम, ब्रश, सॉरी फ्लेम के बाद शुगर, देन वी हैव ब्रश, देन वी हैव लॉक। अब अगर ये आपके कोई वैरायटियां हो सकती हैं, कोई किसी बच्चे की कोई कमांड्स हो सकती है कंप्यूटर की, कोई इक्विपमेंट्स के नेम्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई और आपकी कोई भी कुछ भी हो सकता है। मैंने तो जनरल एग्जांपल इसलिए ली कि सबको समझ आ जाए, अगर मैं हॉर्टिकल्चर की लेता शायद आपको ना समझ आए। तो इसमें अब क्या कहानी बना सकता हूँ जी, अच्छा कहानी खुद भी बना सकते हैं, मैं मतलब अब बैठा हूँ, मैं कहता हूँ कहानी बनानी है, अच्छा मैं जूते पहन के मैं बाहर पौधों को पानी लगाने निकला, तो मैंने कहा जी मैं पहले टाइम देख लूँ घड़ी में कि क्या टाइम हुआ। मैंने अब ये इमेजिन भी कर रहा हूँ साथ साथ, सिर्फ ये नहीं कि इसको देख के बोल रहा हूँ। मैंने जूते पहने, मैं पानी निकाले बाहर पौधों को गया, मैंने घड़ी में टाइम देखा, तो फिर आगे क्या है, फिर मुझे प्यास लग गई, बिल्कुल बहुत अच्छा है, ग्लास पानी का ग्लास, मुझे प्यास लगी, मैं पानी पीने लगा, तो मुझे याद आया मछली का पानी भी चेक कर लूं कहीं वो तो नहीं मर गई मछली, ठीक है, तो मछली को देखने चला गया, उधर देखा तो उधर पानी गिरा हुआ था, उधर कपड़े से उसको साफ किया। आप अपने इमेजिनेशन, अब ये बच्चे बोल रहे हैं, विच इज वेरी गुड, इट मीन्स दैट यू हैव ब्रेन्स एंड यू आर यूजिंग देम। ब्रेन्स तो सबके पास ही है, बहुत सारे उनको ताला लगा के बैठे हैं, वेरी गुड। तो ये कपड़े से उसको साफ किया, पानी वापस बीकर में डाला, ठीक है, फिर आग जलाई, अब नहीं, अब क्या, अब बीकर में रखा, और फिर मैंने चाय बनाने का सोच लिया, मैंने कहा चाय पी लेते, तो मैंने जी आग जलाई, उसमें चीनी डाली, चाय पी ली, फिर मैंने कहा ब्रश कर लेते हैं, बाहर जाने, तो ब्रश कर लें, ब्रश करके अब मैं लान में चला। तो नाउ ओके, आप सब ने अब ये स्टोरी सुन ली, अब इसको छोड़ दें। अब दोबारा से अगर मैं कहूँ, आप अपने अपने दिमाग में इसको याद कर सकते हैं कि मतलब आ कहते जी मैं पौधों को पानी लगाने गया, मैंने जूते पहने, पहले जूते पहने, फिर पौधे हैं, फिर टाइम देखा, हाँ, यस, एंड यू गॉट द पॉइंट, एंड यू गॉट द पॉइंट। अब इसमें जो मैं आपको दिखाने लगा था, दिस इज सो पावरफुल टूल कि आप इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इतना पावरफुल, आप इसकी पावर का अंदाजा इस तरह लगा सकते हैं कि कुछ चीजें, इसकी पावर का अंदाजा इस तरह लगाया जा सकता है कि कुछ चीजें मैंने अपने बीएससी के लेवल पर याद की, मुझे अभी भी याद है उस स्टोरी की वजह से। आप इसकी पावर को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। अब उसमें जो बात है कि जी इसको याद कैसे करना है, वो अपनी अपनी क्रिएटिविटी है, कोई कैसी कहानी बना ले, कोई कैसी, ये बतानी नहीं होती किसी को, ये हमारे अपने दिल में रहती है, और पेपर वाले दिन हम सोच रहे होते हैं अच्छा पौधों को पानी और ये सारा कुछ पेपर में बैठ के करना, नो इशू, कर लेंगे। अच्छा उसके बाद फिर नेक्स्ट फ्लो चार्ट में, ये अक्सर बच्चों के लिए बहुत अहम है। फ्लो चार्ट क्या है कि आपने कोई पॉइंट्स लिखे हैं, आप कहते हैं जी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर की, क्योंकि कंप्यूटर के बच्चे बैठे हैं जी, कंप्यूटर है जी, उसके अंदर उन्होंने बताया कि 2 तरह की डिवाइसेस होती हैं, इनपुट की होती हैं, फिर आउटपुट की होती हैं, ठीक है, इनपुट की जनाब ये उन्होंने 4 लिखवाई, आउटपुट के हमें ये उन्होंने 5 लिखवाई, इनके नाम लिख लिए। इस सारे पिक्चर को अपने दिमाग में उतारना ज्यादा आसान है, बजाय इसके कि आप लिख रहे हैं कंप्यूटर 1 इनपुट, उसके अंदर ABCD, फिर B आउटपुट, उसके अंदर ABCD, वो बहुत मुश्किल है। आपका ब्रेन, जैसे मैंने पहले बताया, चीज़ों को छोटा करें, चीज़ों को सिंपल करें, वो आपके दिमाग में आसानी से चली जाएगी। जब चीज़ों को आप सफ़ों पे लिख के बड़े बड़े सफ़े याद करते हैं, वो उतना ही आपको कंफ्यूज करता है।
फ्लो चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। फ्लो चार्ट वैसे ही किसी भी टॉपिक का जिसमें पॉइंट्स हो आप फ्लो चार्ट बना लें, बहुत अच्छा, ठीक है। तो फ्लो चार्ट मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सारी इमेजिनेशन की बातें ये बता रहा हूँ कि इमेजिनेशन में आप क्या करें। उसके बाद इसी तरह अब एक इमेजिनेशन में और बड़ी अच्छी एग्जांपल आ गई हमारे पास कि ये केमिस्ट्री वाले तो कुछ बच्चे बैठे हैं हमारे पास, केमिस्ट्री के हैं, ओके चले बैठे हैं पीछे। यस, मेथड आ जाता है जी, कोई उन्होंने बताया जी रेसिपी बताई है किसी चीज़ को बना, फूड साइंस वाले भी इसमें शामिल है। कोई रेसिपी है जिसमें उसका पूरा मेथड है जी कि पहले आपने 5 ग्राम सैंपल लेना है, फिर आपने उसको गर्म करना है, फिर आपने उसको चूल्हे पर रखना है, अब उसको रटा लगा रहे हैं 5 ग्राम 10 ग्राम। उसकी बजाय मैं क्या करता हूँ, जब मैं आपकी जगह पर होता हूँ मैं करता हूँ जी, अच्छा क्या लेना है जी, पत्ते का सैंपल लेना है, पत्ता बना लिया, नीचे जनाब इधर एक बीकर बना दिया, इसके अंदर डाला, इसको ऐसे तीर से, अच्छा कितना लगाना है 5 ग्राम लेना है, लो जी 5 ग्राम ले लिया। अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो मैं थोड़ी सी और अपना क्रिएटिविटी इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे वही बैलेंस भी को बना देता हूँ जैसा मेरे जहन में आता है। आप बच्चों को शायद नजर ना आ रहा हो, खड़े हो सकते हैं अगर प्रॉब्लम हो तो। उसके बाद फिर आगे, अच्छा इसको क्या किया जी, इसको हमने भी क्रश करना है, ओके क्रश कर लेते हैं, ये ले जी कुंडी डंडा बना दिया, इसके अंदर हमने इसको क्रश करना जैसा आपका दिल करता है, एज यू लाइक। ब्लेंडर बना दो आप लोग, आपने अपने लिए बनाना, और ये आप इसको समझ नहीं रहे, आपको साथ साथ याद होता जा रहा है, ठीक है। फिर आप कहते हैं अच्छा यार इसको हमने हीट अप करना है ओवन में रख के, तो ओवन बना दिया, ओवन में 115 डिग्री सेल्सियस पर आपने 15 से 30 मिनट 12 से 30 मिनट के लिए इसको गर्म किया, जो भी है व्हाटएवर, ठीक है। तो ये सारा टेम्परेचर और वो मेंशन कर दिए, ओवन बना दिया। अच्छा फिर आगे क्या किया, इसको निकाला, इसके अंदर हमने बाउल के अंदर ड्रॉपर से कतरे डाले थोड़े से पानी के, इसके ऊपर लिख दिया H2O, पानी डाल दिया। ऐसे याद करना कहीं आसान है, बजाय इसके कि आप रटा लगा रहे हैं, 5 ग्राम लिया, फिर हमने उसको ओवन में डाला, फिर हमने ये किया, वो अक्सर वो चीज़ें भूल जाती। ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ ये मेरी डायग्राम, ये आपकी नहीं है, शायद आपको भूल जाए, लेकिन जो शख्स बना रहा है या उसको ड्रा कर रहा है ना, उसको ये याद है कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ की। कहीं पर कोई हीट देनी है, मैं भी क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं हीट देनी हो तो मैं ऐसे ही बेंसन बर्नर बना के शोला बना देता हूँ, हीटिंग हो रही है, बिकॉज दीज आर पावरफुल टूल्स विच आई हैव लर्न ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड, और मैंने इसको इस्तेमाल किया तो मैंने फील किया कि ये वाकई में बड़े कारआमद है। आप इनको कर सकते हैं, कंप्यूटर वाले कर सकते हैं, बाकी भी जो इस तरह के मेथड्स हैं, मुश्किल मेथड्स हैं, नहीं समझ आते, ड्राइंग्स इस्तेमाल कीजिए, अपने नोट्सों के ऊपर इस तरह छोटी छोटी बातें लिखा कीजिए, बनाया कीजिए जब आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद इस तरह ये एक एग्जांपल दी मैंने आपको, जस्ट किस तरीके से करना है। फिर एक रटा मारना, मगिंग अप जिसे आप कहते हैं, वो तो आपका फेवरेट टूल है, रटा मारना एक तो शुरू। और कुछ बच्चे बड़े तेज भी होते हैं, उसमें बड़ा अच्छा रटा लगा लेते हैं, बाद मेरे जैसे होते हैं वो नाम ही भूल जाते हैं दूसरी बार उसका, ऐसा भी होता है। तो मैं मुझसे रटा मुश्किल से, बहुत मुश्किल से लेता। मेरा एक दोस्त होता था एहतिशाम, हम दोनों ने इकट्ठे तैयारी करनी, और मैंने उससे कहना यार ये तुमने कैसे याद किया, उसने कहना यार ये आसान सा ही है, बस 3-4 बार पढ़ो याद हो जाता है। और उसने उसका माशाल्लाह रटा हाफजा तेज था, उसने हिफज कर जाना और मैं रह जाना, मेरे अक्सर साइंटिफिक नेम गलत हो जाने पेपर में। तो लेकिन उसका तरीका क्या है, अब एग्जांपल एक और देने लगा हूँ इसमें रटे में। जैसे एग्जांपल है यहाँ पर कि यहाँ पे एग्जांपल है जी, ये नंबर है एक बहुत बड़ा सारा, 1 1 2 4 6 8 2 5 8 7 2, ठीक है, 2 5 8 7 2 मैट्रिक टन। ये कोई पैदावार है किसी पौधे की, इसको वैसे याद करना बहुत मुश्किल है, एग्री करते हैं। अब इसको अगर हम इसको ऐसे लिखें तो ये याद करना आसान हो जाता है। क्या हम कहते हैं यार 11 24, आगे करो 88 25, जो आपको दिल करता है। उर्दू आनी चाहिए वैसे आपको, उर्दू हमारी कौमी जुबान है, ये तो लाजमी आनी चाहिए। अच्छा 11 24 88 25 872। अब चीज़ें दिमाग के लिए कुछ आसान हो गई, 3 अल्फाज बन गए, वो दिमाग में रह सकते हैं। कुछ मेरे जैसे होते हैं जिनको ये भी याद नहीं होती, मैं आपको सही बता रहा हूँ। अब फिर वो क्या करते हैं, मैं क्या करता अगर मैं आपकी जगह होता, मैं इसकी कोई और लॉजिक निकालता। मैं लॉजिक क्या निकालता, अब वो गलत भी होती है और अक्सर मैं उसमें खराबी भी कर जाता हूँ बाद दफा, बट समटाइम्स वो मुझे पे भी करती है। एग्जाम्पल, मैं लॉजिक निकालता यार 1 जमा 1 होते हैं 2, 2 जमा 2 होते हैं 4, 4 जमा 2 होते हैं 6, 6 जमा 2 होते हैं 8। यार तक तो कहानी याद है,
यहाँ तक तो कहानी मुझे याद है, 1 1 2 4 6 8 वो याद है। अगले का रोल है, आगे का मसला है, तो आगे का अब उसका भी कोई रिदम निकाल लेते हैं। ये 8 तक हो गया, 2 5 ये रह गई है, ठीक है, वो 7 होते हैं लेकिन यहाँ पे 8 लिखना है। कोई इस तरह की बात, मतलब वो कुछ भी आ गया। इसने यहाँ पे एग्जांपल दी है, जो मैंने यहाँ पे फिर बड़ा सोच के और उसके एक कुलिया निकाला था, वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे। वो क्या था, डस्टर कहाँ गया, वो देखना, थैंक यू। तो उसमें मैंने जो कुलिया निकाला, मैं सोच रहा था मैंने कहा मैं कैसे याद करता। तो अच्छा यहाँ तक याद हो गया, ठीक है। आगे 6 - 8 होते हैं 2, ठीक है जी। फिर आगे 5 8 और 7 2, ये मैंने वैसे ही याद किया था 72। मैंने कहा चल इतना के याद कर ला, इतना के रट्टा ला ला। Sometimes things are too difficult for us, तो उसमें फिर हमें इस तरह के टूल्स इस्तेमाल करने चाहिए। छोटे छोटे अल्फाज याद हो जाते हैं, छोटी छोटी बातें याद हो जाती है, लेकिन जब इतना बड़ा नंबर अगर आपको ना ये आप याद करके दिखाएं तो कोई भी नहीं याद कर सकता। कोई हाफजा जिसका बहुत तेज हो माइट भी वो रट्टा लगा ले, लेकिन मोस्टली हम इसको इस चीज़ों से इन चीज़ों से घबराते हैं। हमारी कोशिश है कि इनको छोटे छोटे हिस्सों में दिखाएं। तो आप भी इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा फिर एक है निमोनिक्स। निमोनिक्स एक बड़ा अच्छा टूल है दुनिया में। निमोनिक कहते हैं हाउ इट साउंड्स, इसकी आवाज कैसी निकलती है। अच्छा निमोनिक्स में एग्जांपल देता हूँ। वो पीरियोडिक टेबल हम याद करते होते थे, वो जो पहला मुझे अभी भी याद है, पहले वाला वो हाली ने की रब से फरियाद, और जी हीलियम लिथियम और वो सारा इस तरीके से। और मैं भी कल परसों एक इंडियन किसी टीचर का दे रहा था, उसने सारा पीरियोडिक टेबल ही ऐसे याद कराया बच्चों को। निमोनिक्स आर वेरी पावरफुल, वो आपको इस तरह की चीजें याद करवाते हैं। अब उसमें जो आप कर सकते हैं, मैं एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ अपने हार्टिकल्चर की, कि एक फूल था, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप कोई भी किस तरह वो साउंड करता है, उसकी कोई कहानी बना सकते हैं, कोई उसका मजाक डाल सकते हैं, लेकिन ये आपका पर्सनल कलेक्शन होती है, ये आपने किसी को बतानी नहीं होती। लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि एक गुलाब का फूल है, उसका नाम है रोजा बोरबुनियाना, उसका साइंटिफिक नेम है रोजा बोरबुनियाना। अच्छा अब मैंने कहा यार ये याद करना है, कैसे याद करूँ? रोजा तो रोज से याद हो जाता है, बोरबुनियाना में मसला था। मैंने कहा यार ये ऐसा गुलाब है जिसने ना बोरी वाली बुनियान पहनी हुई। मतलब आपने सोचा, ये मैंने बीएससी में ऐसी छेड़ बनाई, और मुझे अभी भी पिछले दिनों ऐसी कोई बात हुई, मैंने कहा यार रोज में एक रोजा बोरबुनियाना था, तो मैं बच्चों को उसका बताऊंगा। और वाकई वो मैंने सर्च किया, यस वो अभी भी काम करता है कि रोजा बोरबुनियाना वाली वो छेड़ अभी भी याद थी। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि अल्फाज बहुत मुश्किल है, पेपर में याद नहीं हो रहे, उनकी कोई छेड़ डाल लो यार, उनकी कोई कहानी बना लो, तो वो आपको याद करने आसान होगा। क्लियर हो गए? अच्छा फिर उसके बाद आखिरी बात इसमें आप, जैसे मैंने पहले बताया कि ये तो कुछ मैंने टूल्स आपको बताए, ड्रा कर लो, कहानी बना लो, तोड़ के चीजें याद कर लो, या फिर उनकी छेड़ डाल, ठीक है। उसके बाद अब अगर आपको कहीं पर भी एग्जॉशन फील हो, या आप समझते हैं कि यार अब मैं बहुत थक गया हूँ या मुझसे अब याद नहीं हो रहा, वहाँ पे ब्रेक लें। और आमतौर पे हम ये कहते हैं कि घंटे बाद या तकरीबन 2 घंटे डिपेंडिंग ऑन द पर्सन, वो आप एक टॉपिक के बाद भी या घंटे बाद आप लाजमी कोई एक उसमें सेशन रखें अपना रिलैक्स होने का थोड़ा सा। फाइनलाइजिंग में अब जो मैंने आपको बताया ये नोट्स हैं, इसके साइड पर आपने पॉइंट्स लिखते जाना, साइड पर आपने ये चीजें पढ़ते जाना। आपका ब्रेन एक मशीन है, और इसने ये इसको पढ़ा है, इसको डाइजेस्ट किया है, और उसके बाद जैसे आप किसी को कहते हैं ना, वो उसने फिल्म देखी कोई 3 घंटे की, अच्छा यार उस फिल्म में क्या था, वो 2 मिनट नहीं लगाता, 3-4 बातों में पूरी फिल्म बता देता। क्यों? क्योंकि उसने वो देखी हुई है, उसके ब्रेन ने उसको डाइजेस्ट कर लिया, उसने उसकी सारी काम की बातें निकाल ली। तो अब आपने जब ये पैरा पढ़ लेना ना, आपने काम की बात यहाँ पे लिखनी, सिर्फ काम की बात, ज्यादा यहाँ पे चीजें नहीं इकट्ठी करनी, नहीं तो दिमाग उसको पढ़ नहीं पाएगा। छोटे छोटे पॉइंट्स, छोटी छोटी बातें, इवन कि अगर आपने कोई बड़ी बात भी लिखी उसको शॉर्ट हैंड में लिखे। शॉर्ट हैंड मतलब डेफिनेशन है तो डेफिनेशन को ऐसे लिख सकते हैं, डेफिनेशन। इंट्रो है तो ऐसे लिख सकते हैं, इंट्रो है, INTRO।
ठीक है। या कोई और आप करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दी, अक्सर ये बच्चों को कहता होता हूँ, आपकी अक्सर डेफिनेशन होती है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद दी। अब आगे असल डेफिनेशन तो अब शुरू होनी है, पहले तो सारे 8 लफ्ज वो मिसाले के थे, तो बच्चों ने उनको रटा लगाया होता है और पेपर में लिखा होता है ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद दी, आगे भूल गए, इज कॉल्ड डैश। सर मैंने आधी डेफिनेशन तो लिखी है, आधी तो वाकई लिखी है, लेकिन इसमें एक भी लफ्ज काम का नहीं, एक भी लफ्ज काम। उसके बरक्स अगर आप वो काम के 3 लफ्ज याद कर लेते, जैसे विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंप्यूटर्स इज कॉल्ड कंप्यूटर साइंस, और विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, तो फिजिक्स या जो भी है, तो वो फिर माइट भी वो आपके को काम आती है। और ये क्लास में भी होता है, हम बच्चों को डेफिनेशन लिखवाते हैं ना, वो मैं कहता हूँ लिखें जी इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, वो शुरू हो गया इट इज दी, जब तक वो ब्रांच में पहुंचते हैं मैं आखिरी लफ्ज लिखवा रहा होता हूँ इज कार्ड। सर रिपीट कीजिएगा, रीजन क्या है कि आपने काम की बात छोड़ी थी। ये आप इस लेवल पर जब आप बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, मैं नहीं समझता कि इस स्टेज के ऊपर अब आपको ये बताने की जरूरत है कि कहाँ पे इट इज द ब्रांच लगाना है और कहाँ पे इज कार्ड लगाना है, वो आपको आता है। पेपर में भी जब नोट्सों में भी लिखनी हो तो आप काम की बात लिखा करें, टीचर की तरफ देखते रहा करिए कि ये बात क्या कर रहा है। वो कह रहा है इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द, यहाँ तक उसकी बात सुनते रहे, बोलते रहो, ठीक है सुन रहा हूँ। अब जब अगली बात बोलेगा देन यू आर रेडी टू राइट दैट स्टडी ऑफ प्लांट्स, ओके ठीक है, स्टडी ऑफ प्लांट्स, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू फिल गैप्स, बाद में आप उनको गैप्स को फिल कर सकते हैं, लेकिन स्टडी ऑफ प्लांट्स आपने लिख लिया कॉपी पे पहले। पेपर में भी ऐसे ही आप जब रट्टा लगा रहे होते याद कर रहे थे ब्रांच ऑफ साइंस फलां फलां फलां, नो, स्टडी ऑफ प्लांट्स दैट इज द थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। हाँ पेपर में सवाल है तो स्टडी ऑफ प्लांट नहीं लिख के आना, पूरी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। तो जब यहाँ पे साइड में लिखेंगे हम लिखेंगे स्टडी ऑफ प्लांट्स, दैट्स इट। प्लांट स्टडी उससे भी छोटा है, तो बात बताने की कि चीजों को छोटे से छोटा स्क्वीज जितना कर सकते हैं, जितना समराइज कर सकते हैं, यहाँ पे लिखिए। जब आप ये सारा कुछ कर जाएं, आपने नोट्स पढ़ लिए, अब आप क्या करेंगे। अक्सर बच्चे सुबह भी पेपर वाले दिन भी नोट्स लेकर आए होते हैं, जो कि बहुत नुकसान है। पेपर से पहले पढ़ना तो वैसे ही अपने आप को खुद ही गोली मारने के मुताबिक, मैं उसके ऊपर अभी बाद में आता हूँ क्यों। लेकिन आपने जब अपने पॉइंट्स पढ़ लिए रात को या दिन को, जब आप इसको रिवाइज करने लगे, आप इन पॉइंट्स को सिर्फ देखिए। और मैं तो इससे भी एक स्टेप आगे जाता हूँ, मैं कहता हूँ आप एक छोटा सा कार्ड तैयार कीजिए, एक बूटी बनाइए, आप बच्चे समझ जाएंगे जरा। एक बूटी बनाइए पेपर में ले जाने के लिए नहीं, अपने दिमाग को तेज करने के। और वो बूटी जो होगी वो कागज का एक टुकड़ा होगा, वो 2 कागज नहीं हो सकते, वो बड़ा कागज नहीं हो सकता। जब आप बूटी बनाते हैं छोटे छोटा कागज लेते हैं, कि कोई बच्चा पूरे नोट ही जेब में डाल के पेपर में ले आया बूटी के, कोई भी नहीं। बूटी छोटी से छोटी होती है ताकि पढ़नी आसान हो, वो एक बड़ा उसके पीछे रीजन है। एक तो छुपाना तो है आपकी रीजन, एक और बड़ी रीजन ये होती है कि जब आपका ब्रेन या आपकी आईज जितनी चीज को देखती है ना, उसकी एक पिक्चर तैयार करती है। ये मैं बड़ी आपको काम की बात बताने जा रहा हूँ। आपकी आईज जितनी चीजें देखती है उसका एक इमेज तैयार करती है और वो आपके ब्रेन में होता है। अच्छा पहले सफे पे ये लिखा हुआ है, और जब आप इस सफे को पलटते हैं तो वो ब्रेन के अंदर भी एक सफा पलटा जाता है, अच्छा अगले सफे पे ये लिखा हुआ है। और जब आप सुबह टाइम रट्टा लगा रहे होते हैं तो वो पहले वाले सफे सारे जाया कर रहा होता है, और जो नया पढ़ रहे होते हैं उसको वो लिख रहा होता है। आपको इस बात का अंदाजा नहीं होता। जब आप पेपर दे रहे होते हैं फिर आपको भूल जाती हैं चीजें, फिर आप कहते हैं यार वो याद भी किया था रात, वो भूल गया, ये याद रह गया जो आखिर में पढ़ा। ये नहीं करना, हमने सिर्फ वो पॉइंट्स लिख लिए। और मैं तो ये कहता होता हूँ कि एक छोटा सा कागज का टुकड़ा ले, उसके ऊपर आप, यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ अब आपको, कि सारे पॉइंट्स छोटे छोटे करके लिखें। ये देखें, मैं कहता हूँ ये एग्जाम्पल देने लगा हूँ कि जी ये एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया कागज का, इसके ऊपर लिखा क्वेश्चन नंबर या टॉपिक नंबर 1 है हमारा, पहला टॉपिक है ये जनाब हमारा। फर्ज करें कंप्यूटर के बारे में था, कंप्यूटर, इसमें इनपुट आउटपुट है, इनपुट को ऐसे लिख दिया, आउटपुट को ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं तो लफ्ज भी ना लिखता, मैं तो ड्रा करने लग जाता। मैं कहता इनपुट में यार यहाँ पे एक माउस बना देता हूँ छोटा सा तार के साथ, एक कीबोर्ड बना देता हूँ, ठीक है, एक जनाब कोई और चीज बना देता हूँ, आउटपुट में मैं कोई स्टिकर बना देता हूँ, ठीक है। अब ये मुझे मालूम है ये मैंने क्या बनाया है, माइट भी आपको कुछ और लग रहा हो,
दिखने में, लेकिन मेरा दिमाग को पता है कि ये मैंने इसको कहा था कि ये स्पीकर ऐसा होता है। तो जब मैं इसको देखूंगा मेरे ध्यान में फौरन आ जाएगा डैट स्पीकर। तो वो आप इस तरीके से छोटे हैंड में इसको ऐसे बना लें। फिर आप इसके ऊपर यहीं पर लाइन लगाए। दूसरा सवाल, ठीक है, माइट भी वो कोई और है, किसी और टॉपिक का है, वो टॉपिक नंबर फलां है, उसके अंदर जनाब आपके 3 जुज थे, उसकी 3 हेडिंग थी बड़ी बड़ी, उन 3 हेडिंग्स के ये नाम थे जी। उसके बाद आगे उनकी इसकी 5 हेडिंग्स थी, ठीक है, इसकी 2 हेडिंग्स थी और इसकी फिर 3 हेडिंग्स थी। वो आप इस तरीके से, दिस इज फ्लो चार्ट में। और अगर कोई इसमें बहुत अहम चीज है जो आप समझते हैं यार मुझे भूलना चाहिए या ये तो लाजमी याद करने, आप इसके आगे इनकी एग्जांपल्स दे सकते हैं, कोई खास छोटे छोटे अल्फाज में, ये लफ्ज नहीं भूलने, ये अगर आ जाए पेपर में सवाल, ये एग्जांपल लाजमी साथ देनी है, ठीक है। फिर ये खत्म किया टॉपिक नंबर 3, एंड यू विल ट्राई टू कंप्लीट योर होल कोर्स ऑन सिंगल पेज। इसको पलटना भी नहीं है, मैंने उसकी वजह बता दी है, सॉरी इसको पलटना भी नहीं, क्योंकि पलटा तो आप भी पलट जाएंगे। छोटे से छोटा, और उसको मैं जब लिख रहे होते हैं मेरी कोशिश होती है पेंसिल भी छोटी, ताकि वो दूर से हमें उसी जगह पे नजर आ जाए। और ये काम आपने रात को करके सोना है। अगर दिन को आपका सुबह पेपर है जल्दी, तो रात को आपने ये की कार्ड बनाकर सोना है, तैयारी कंप्लीट करके सोनी है, सुबह भी नहीं डालनी। हम अक्सर यही करते हैं यार, सुबह पढ़ लेंगे, सुबह कहते हैं पेपर से पहले पढ़ लेंगे, पेपर से पहले कहते हैं अल्लाह तेरे वाले हैं आपको हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे नहीं होते, सफे 2 भी हो तो एक ही पढ़ा जाता है, एक रह जाता है। सफे 50 हो तो 40 पढ़े जाते हैं, 10 रह जाते हैं। हमारी तो छोड़ना तो हमारी फितरत में शामिल। तो उसमें ये इस चीज का ध्यान रखिए। और मैंने कहा इसमें मेरा कानून ये होता है या मेरा कुलिया ये होता है कि यार जितना पढ़ा है वो अच्छी तरह पढ़ लो। जो पेपर में हमने पढ़ा ही नहीं, जो सफे हमने छोड़ दिए, उसमें तो सवाल आ जाए दुख नहीं होता, मैं कड़ा पढ़िया से। लेकिन जो पढ़ा हुआ हो और उधर जाके भूल जाए, वो फिर आप अपने आप को कोस रहे होते हैं, तो यार ये मेरा मुझसे याद क्यों नहीं हुआ, मुझे ये मुझे समझ क्यों नहीं आई वहाँ। और इसको एक फिनोमिना भी है, इसको डेजा वू कहते हैं, कि बाद दफा ऐसा लफ्ज ऐसे निकलता है जितना उसको सोचते रहे वो याद ही नहीं रहता, नाम निकल जाता है किसी चीज का, या और वो डेजा वू कैफियत हो जाती है वहाँ। वो यार सवाल के अंदर ये चौथा पॉइंट नहीं याद आ रहा, चौथा सारी दुनिया जानती चीज़ें याद आ जाती, चौथा पॉइंट नहीं याद। पेपर सर को ऐसे पकड़ाते हैं, साथ में कहता है ये यार ये सवाल हमें याद क्यों नहीं आया। ऐसे होता है, ये इसलिए ही होता है कि आप उसको अगर की कार्ड पे लिखेंगे तो ये आपको याद रहेगा। अब आपने करना क्या है, दिन के वक्त सुबह टाइम उठें, उठ के नाश्ता लाजमी करें। ये आज बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है नाश्ते की कंपेन चलाने का। मैं तो हमेशा ये बात करता हूँ कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को नाश्ता लाजमी करके आना चाहिए, क्योंकि आपको ये बात नहीं पता, लेकिन क्योंकि आपने ब्रेन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करना है, आपने नई चीज़ें सीखनी है, उसके लिए खुराक की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। बाज़ बच्चे कहते हैं जी हमने दूर से आना होता है, सुबह 6 बजे निकलना है, 4 बजे निकलना है, तो हम कैसे करें। तो भाई ज़रूरी नहीं नाश्ते का मतलब है कि अंडा पराठा ही है। नाश्ते का मतलब कोई बिस्किट का पैकेट भी हो सकता है, कोई जूस भी हो सकता है, एनीथिंग जो आपको एटलीस्ट बैली के अंदर कोई ना कोई एनर्जी डाल दें। रात को ही कोई बिस्किट का पैकेट लेकर रख लें अपने पर्स में, या कोई वो जूस का एक छोटा डब्बा जो आपको पसंद है वो आप ले लें, सुबह बस में आते वो आप एक बार इनटेक कर लें उसका, ताकि आपको उधर जाके बेहोश होने वाली कैफियत ना हो जाती है। बात वो टेंशन की वजह से एक एनर्जी नहीं होती, सर में दर्द हो रहा है पता ही नहीं चलता, उधर जाके बाज लोग बेहोश भी हो जाते हैं, पता नहीं क्या होगा। तो ये नाश्ता नहीं छोड़ना। अच्छा, अब आपने दिन टाइम में ये नोट्स नहीं उठाने, ये हराम है कि आपने इनको उठाना। आपने दिन टाइम जो की कार्ड बनाया है ना कागज का, उसको आपने सिर्फ देखा, और वो की कार्ड पे आपने सारी बातें निचोड़ के अर के नोट्स लिख लिया है। यहाँ पे अर के नोट्स आपके पास है, आपने इसको पढ़ना है, इसकी तैयारी, इससे तैयारी होगी। आपने दिन टाइम सिर्फ सुबह टाइम एक नजर इन सवालों को डालनी है, और इसमें भी ये नहीं कि बहुत ज्यादा उसके अंदर घुस जाना जी। अच्छा ये इसमें पहले पॉइंट में पहली बात ये थी, दूसरी ये थी, तीसरी, दिस इज नॉट द टाइम टू डू दैट थिंग। ये करने लगोगे तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब ये टाइम है कि अब दिमाग को डिस्टर्ब नहीं करना, उन्हें सारी चीज़ों में फड़िया हुआ है, वो बैठा है, किसी उन्हें छेड़िया तो सारा कुछ छाड़ देना। दिस इज द टाइम जिस पर आपने सबसे ज्यादा केयरफुल रहना है। आपने सिर्फ पॉइंट्स टच करने हैं, उससे रिवाइज करवाना है। हाँ ये पॉइंट है, ये है, ये हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ये मुझे आता है,
ये आता है, ये बिल्कुल ये। और वो आमतौर पे होता ही है कि ये 2 वे प्रोसेस चल रहा होता है। हम ब्रेन में ऑलरेडी पहले सोच रहे होते हैं, पहला सवाल था उसके 5 पॉइंट थे, उसके ये यहाँ बिल्कुल ऐसे ही, कोई मिस भी हो जाए थोड़ा सा कोई बात नहीं, टेंशन की बात नहीं, पढ़ लिया ओके याद रहेगा इंशाल्लाह। चौथा, तीसरा, पांचवा, एंड इन दिस वे यू विल प्रिपेयर योर प्रिपरेशन। और वो बूटी जो है, तो बूटी में एक साथ ले है, उसमें कोई हर्ज नहीं, पेपर से पहले फेंक। हाँ पेपर के वक्त अगर आपकी जेब से निकल आई तो ये नुकसान। मैंने बिल्कुल कहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ दोबारा, ये गवाह है सारे मेरे कि पेपर से पहले बूटी फेंकना जरूरी है, और फेंकनी भी बाहर है, किसी की कुर्सी के नीचे नहीं फेंकनी। ऐसा भी हुआ है, उसने पेपर की बूटी फेंकी, वो पीछे वाला पकड़ा गया क्या सर ये तो मेरी है ही नहीं, कहीं और से आई है वो चीज। लेकिन अब वो बात, ये जो आपको, इसको मैं कहता हूँ की कार्ड, ये की कार्ड बहुत है। आप पेपर से बस एक बार आपने इसको रिवाइज करना है एंड दैट्स इट। रिलैक्स रहिए। पेपर से पहले अपनी पेंसिलें वगैरह, अपने मार्कर, अपने कैलकुलेटर्स, कोई और अगर आपके पास टूल है जो आपको चाहिए पेपर के लिए, वो आप तैयार कीजिए। अक्सर बच्चों की पेंसिल ही नहीं चल रही होती, तो वो अपने पास मौजूद कीजिए। रट्टा लगाने की जरूरत है। पेपर से पहले जो ये बच्चे ऐसे रट रहे होते हैं, यकीन माने आप कभी आजमा के देख लेना ये बात, उनके नंबर नहीं आते। आप कभी देखना कि जो बहुत ज्यादा टेंशन लेती हैं या लेते हैं, दोनों इसमें दोनों फिरके शामिल हैं, ये जो बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं उनके नंबर नहीं आते। एक सेंट्रल इंटरमीडिएट स्टेज है जो सबसे कामयाब, लापरवाह हमें चाहिए बच्चे जो बिल्कुल ही बौद्धरी ना करें, क्या छाड़ पड़ा यार लिख दांगे कुछ भी, वो नहीं चाहिए। और ना वो चाहिए जो इसमें घुस जाए और वो कहें जी ये ना याद आया तो मैं मर जाना, वो भी नहीं चाहिए। एक इंटरमीडिएट अप्रोच, सेंटर की एक अप्रोच है, उसको आप जहन में रखिए, ठीक है। तो आप उसके बाद इसमें बस मैं फिनिश करने जा रहा हूँ एग्जामिन। अब मैं बात करने जा रहा हूँ आपकी पेपर में बैठने लगे हैं तो क्या करेंगे, ठीक है। अल्लाह अकबर पढ़ेंगे, ठीक है, मैं देख लूँ कोई पॉइंट रहा ना जब। हाँ ये बात फिर आ गई कि जब आप एक बार तैयारी कर लें कोई, और आप में से कुछ शैतान सिर्फ लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आके सिर्फ इधर हैबत क्रिएट करते हैं। वो सवाल पढ़ा था सर ने, वो कराया था, वो टॉपिक देखा और जान के कोई ऐसा टॉपिक का नाम लेंगे जो होगा ही नहीं। मेरे अपना एक दोस्त होता था, उसने आना, उसने कहना वो वाला टॉपिक पढ़ा है, वो पोलाइटी वाला टॉपिक कौन सा सर ने दिया था, ये तो पक्का सर ने कहा था सवाल आना। अगले को टेंशन पड़ गई, अगले ने नहीं भी उसको वो कहे भी कि झूठ है, लेकिन अब उसका दिमाग कह रहा नहीं अगर आ गया फिर, ये आ गया तो फिर। तो यही तो सबसे बड़ा मसला। आपने ऐसे किसी शर्मपसंद बच्चे के पास नहीं जाना, होते हैं क्लास में। अच्छा सुने, दूसरा अव्वल तो मैं कहूँगा ये बुरी है, किसी को परेशान करना। मैंने पहले बात की, मुसलमान की पहचान ये है कि लोग आपके हाथ और आपके शर से बचे रहें। अगर आप लोगों को, ये भी शर में आता है कि आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं प्रैंक के नाम पर या मजाक के नाम पर, मैं इससे एग्री नहीं करता, मैं इसको एक बुरी आदत समझता हूँ। हाँ आसानी पैदा कीजिए। अच्छा बात दफा क्या होता है, बच्चा आया वो कुछ ज्यादा टेंशन लेते हैं ना, मेरा एक अपना दोस्त ऐसे होता था, उसामा यार वो सवाल उसमें तीसरा पॉइंट कौन सा था वो वाले सवाल में, अब वो बात सही कर रहा है, होगा कोई तीसरा पॉइंट, बट दिस इज नॉट द टाइम कि हम डिग आउट करके उसको तीसरा पॉइंट निकाल कर दें और उस दौरान हम अपने दिमाग का बड़ा कर रहे हैं। क्योंकि ये एक फोर्ट्रेस है, ये किला है जिसमें हमने चीज़ें रैक्स में बंद करके रख ली हैं, किताबें हमने पॉइंट्स के साथ अरेंज कर ली हैं और हम इसको वक्त आने पर ही खोलेंगे। अगर आप पहले हो, और ये बच्चे करते हैं बात, बहुत टेंशन होती है, पेपर में बैठे हुए हैं कुर्सी पर, फिर पूछ रहे हैं यार वो उसकी डेफिनेशन बताना, वो यार वो उसकी एग्जाम्पल क्या थी। मैं कहता हूँ तो यार रिलैक्स रहे, कुछ नहीं होता, चुप कर जाओ, रिलैक्स रहो। रीजन बीइंग दैट कि ये अपने आप को टेंशन के अलावा और कुछ नहीं आप कर रहे, ठीक है। तो रिलैक्स रहिए, खामोशी से बैठिए, पेपर आपके पास आता है तो सबसे पहले तो वाकई उसकी बात ठीक है, बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, अच्छी बात है, ये तो कोई इसमें बुराई नहीं। लेकिन पेपर तहम्मुल से एक नज़र पेपर को सारे को देख लें। अक्सर बच्चे पेपर में सवाल ही छोड़ आते हैं, पेपर का सवाल एक आखिरी इधर लिखा हुआ था वो छोड़ा है, यहाँ तक करके आ गया, बाहर आके टेंशन होने लग जाती है, वो मैं सवाल नहीं करके आया, ठीक है। तो अब उसमें अटेम्प्ट पेपर कैसे करना है, पेपर अटेम्प्ट की बात करने लगा। पेपर अटेम्प्ट में सबसे पहले नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, चाहे पेपर आता है या नहीं आता, डजंट मैटर, बल्कि पेपर बाद में पढ़ना, पहले नाम रजिस्ट्रेशन नंबर ही ऊपर लिखो, क्योंकि बाद दफा टेंशन में आप ये भूल जाते हैं।
या गलत लिख देते हैं। अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन नंबर नए मिले तो बहुत सारे बच्चों को रजिस्ट्रेशन नंबर में धोखा पड़ जाता है, किसी और का लिख कर आ जाते हैं, बाद में फिर नुकसान आपका हो जाए। काइंडली मेरा खामोश है, तो नुकसान हो सकता है किसी का। सबसे पहले अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, और फिर उसके बाद जो दूसरी चीज आपने देखनी है पेपर में वो होगा पेपर का टाइम। टाइम नहीं देखते, सवाल देखते हैं पहले, सवाल क्या दिया सर, नहीं टाइम देखें। यार 15 मिनट मिले हैं, आधा घंटा मिला है, 2 घंटे मिले हैं, 1 घंटा मिला है। यूनिवर्सिटी में आमतौर पे हम घंटे से बड़ा पेपर नहीं बनाते, हम आमतौर पे 60 मिनट्स मैक्सिमम कोई होगा जो 1.5 आवर का पेपर ले। मोस्टली मिड का पेपर तो 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स, और फाइनल का पेपर 45-60 के बीच में हमारी कोशिश होती है हम इसको फिनिश कर दें। इन केस बड़ा भी है तो वो आपको पता हो कि मेरे पास टाइम लिमिट क्या है। एंड यू मस्ट हैव अ वॉच, आपके पास घड़ी हो अगर तो अच्छी बात है, नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल की घड़ी से देख ले कि टाइम कब शुरू हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद अब आपने पेपर स्टार्ट करना। आप पेपर स्टार्ट करने के अंदर भी एक चीज जो मैंने बतानी है, कभी भी पेपर एक गो में सारा हल नहीं करना। एक तरह से शुरू हो गई है, बिस्मिल्लाह करके आप शुरू आखिर तक पहुंचेंगे तो खत्म होगा, नहीं। पेपर 3-4 गोज में हल होता है, 3-4 अटेम्प्ट्स में हल होता है। पहली अटेम्प्ट होती है सिर्फ नजर मारने की, टेंशन खत्म हो हमारी थोड़ी सी, तो एक बार मोटे मोटे सवाल देखे, अच्छा ये भी आता है, ये भी पता है, ये थोड़ा सा मैं भूल गया लेकिन ठीक है कर लूंगा, इसका ये भी आता है, ये तो बिल्कुल ही नहीं आता, पता नहीं कहाँ से सवाल आ गया माइंड में। ऐसा भी कोई सवाल हो सकता है जिसका जहन में रिलैक्स नहीं आता, क्या कर सकते हो। दिस इज नॉट द टाइम कि अब आप चीखना शुरू कर दें या पैनिक हो जाए, पैनिक होंगे सारा पेपर खराब हो जाए। रिलैक्स रहे। अब आपने पेपर सबसे पहले तो ये कि अगर तो ऑब्जेक्टिव पेपर है, MCQs है, तो उसको भी 3-4 अटेम्प्ट्स में हल करना। सबसे पहले MCQ पढ़े, और ऐसे MCQs जिनका जवाब आपको फौरन मिल जाए, आपको याद ही हो, जैसे अभी आप पढ़ ही रहे हैं MCQ इसका जवाब ये है और नीचे देखा वो जवाब मौजूद है, तो फिर पहले सारे जवाब पढ़ लें। फिर मैं ये बात रिपीट कर रहा हूँ, हम ये चारा भी डालते हैं। बाद दफा एक MCQ के 2 जवाब होते हैं, एक बहुत कॉमन और एक तरह थोड़ा सा टेक्निकल, और आगे लिखा होता है A एंड B, B एंड C, और बहुत जल्दी में आके A को लगा देता, मैं कहता हूँ ये तो ये आना था। ऑप्शन सारे पढ़ने हैं भाई, कोई ऑप्शन नहीं छोड़ना। पता है कि इसका ये, लेकिन एक बार क्लियर कर लें कि ये इनमें से कोई ऑप्शन रहता तो नहीं, फिर आप उसको टिक करें। अच्छा, टिक करने में भी कॉमन सेंस बच्चों में बहुत थोड़ी है, पता नहीं क्यों। लिखा होता है इन सर्कल द राइट ऑप्शन, नीचे टिक कर रहे हैं। इन सर्कल का क्या मतलब है, उसको दायरा लगाए। लिखा हुआ है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स, वहां पे टिक क्रॉस लगा रहे हैं। भाई T लिखना है और F लिखना है। अब ऑलवेज के नंबर हम नहीं काटते, बट मैं ये सोचता हूँ कि यार ये बच्चे पढ़े लिखे हैं, BSc के स्टूडेंट्स हैं, और इनको बताने की जरूरत है कि इसका क्या मतलब है T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। तो ये मैं एटलीस्ट ये चाहूंगा कि जो बच्चे यहाँ पे सेमिनार ले रहे हैं, एटलीस्ट आप बच्चे आइंदा से, ये एक जनरल बात है कि आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए। तो पूछा कैसे है वैसे आप उसका जवाब दे दें, ठीक है। अच्छा, अब पेपर हल किया, MCQ ये आता है। अगला थोड़ा कंफ्यूजन आ गई, इसमें A है कि B है, छोड़ दें, अभी नहीं है टाइम। 3 अटेम्प्ट्स में आपने पेपर हल करना है। पहली अटेम्प्ट जिसमें आपको हर चीज आती है और आप कहते हैं ये तो मुझसे जब मर्जी पूछना, ये नहीं, मुझे इसमें डाउट ही नहीं है, ये तो 100% श्योर है, यही है। वो आपने पहली अटेम्प्ट में साथ करते जाने, हल करते जाए। MCQs हो गए, ट्रू फॉल्स हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स होगी, जो आपको 100% आते हैं हल कर लें। जो 70% आते हैं उसमें थोड़ा सा डाउट है, लग रहा है कि यही है, बट अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि लगाऊं कि ना लगाऊं, छोड़ दो, नेक्स्ट अटेम्प्ट में करते हैं। पहले सारे MCQs कर ले, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने नंबर हैं जो 100% आपको कंफर्म है कि ये आ जाएंगे। मतलब अगर 12 MCQs हैं, आपने 5 कर लिए, चलो 5 नंबर तो पक्के हुए ना, फिर अगले आप देखते हैं। फिर अब दूसरी अटेम्प्ट में आप वो करें जिसमें कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन यार इसमें A है या C है, कोई 2 के दरमियान झगड़ा पड़ गया, और उसमें मैं कहूँगा वाइज गैस का इस्तेमाल कीजिए। बाद बच्चे क्या कर रहे होते हैं, उधर बैठे जी आंखें बंद कर रहे हैं, कोई अपनी पलकें तोड़ के देख रहा है A आएगा कि B आएगा, कोई कोशिश कर रहा है आंखें बंद करके उन्हें ध्यान रखने। अजीब माफूकुल फितरत बातें हैं हमारी, है। तो ये उसके बजाय अगर अल्लाह के बंदो ये नुकसान करने के बजाय उसको अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ लो, बाद में उसका जवाब कहीं किसी और एंगल से माइट भी नीचे किसी पेपर में तो नहीं पूछा हुआ, या कोई उसका वाइज गैस लगाए कि यार ये ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल है। मैं यहाँ पे ये बात कहूँगा, नंबर लेना इतना अहम नहीं है जितना सेटिस्फेक्शन अहम है।
पेपर हल करके निकले और आप सेटिस्फाई हो कि जो मैंने किया है ठीक किया है, ये बहुत बड़ी नेमत है। चाहे आप फेल हो जाए उसमें, चाहे फेल हो जाए, लेकिन अगर आप दिली तौर पे अपना पेपर करके सेटिस्फाई होते हैं कि यार मैंने अपने इल्म के लिहाज से बेहतरीन हल किया है, दैट इज द गोल, दैट शुड बी द गोल ऑफ यू। और एक बच्चा जो पेपर सारा हल करा है और उसे यही नहीं पता मैं करके क्या है, वो कहता अगला पास होगा तो मैं भी पास होऊंगा, वो फेल हुआ तो मैं भी फेल, यानी नकल मारी है, तो उसका फायदा कोई, वो पास भी हो जाए, वो कोई पास, मेरे नज़दीक तो कोई लेवल नहीं है उसका। इत्मीनान या सेटिस्फेक्शन इज की टू सक्सेस। जिंदगी में ये इत्मीनान अल्लाह की बड़ी नेमत है। अगर आपका दिल किसी बात को मुतमिन होता है, ये अल्लाह की बड़ी नेमत है। मुतमिन नहीं होता फिर तो कहानी खत्म है, फिर आप जो मर्जी करते हैं, आप कभी उस पर सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। तो पेपर में भी ऐसे। अच्छा, दूसरी अटेम्प्ट में उन सवालात को जवाब दीजिए। अक्सर सवाल ऐसे होते हैं जिसमें एमसीक्यूज हमने इलॉजिकल पूछे होते हैं, जैसे ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अब इसमें से कोई एक तो ऐसा है जो बिल्कुल निकलता है। अगर ऑल ऑफ द अबव है तो नन ऑफ द अबव नहीं हो सकता, और अगर नन ऑफ द अबव है तो ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता। तो इन दोनों में आप टाई पड़ गई। अब वो जो पिछले दो एमसीक्यूज हैं वो आपको इसकी वजाहत कर देंगे कि ऑल ऑफ द अबव हो सकता है कि नहीं। अगर बी ऑप्शन है जो हो ही नहीं सकता, आप कहते हैं ये तो कन्फर्म है ना, ये पक्का ही आउट है, ये तो है ही नहीं इसमें से, तो फिर ठीक है, इसका मतलब है कि ऑल ऑफ द अबव तो नहीं है, नन वाला ऑप्शन वैलिड है। तो इट मीन्स कि आप ए और डी में टाई पड़ गई, या वो पहला होगा या आखिरी होगा, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, समझनी सोचनी, और तुक्का खेलना आसान हो जाएगा। अच्छा, तुक्का खेलने में सबसे बड़ी बात, 4 ऑप्शन में तुक्का लगाएंगे, जीतने के चांस कितने हैं? 0.25, 75% चांस है कि आप गलत तुक्का लगाएंगे। 2 में से तुक्का लगाएंगे, 50% चांस है आप सही तुक्का लगाएंगे। पहले सोचा करें सवालात को, कैसे पूछा है, उसका जवाब कैसे दें, और उसको फिर जवाब बस फिनिश करने लगे, खत्म करने लगे। आखिर में रिटर्न पार्ट है। अब रिटर्न में भी बच्चे, सर एक्स्ट्रा शीट मिलेगी, सर वो सवाल कैसे करें, तो उसमें चंद एक बातें, या पेपर लागू हो गया, मैं इसी को इस्तेमाल कर लेता हूँ काइंडली। तो उसमें पेपर आपको मिलता है, अगर तो ये शीट इनफ है बहुत अच्छी बात है, अगर इनफ नहीं है आप इसको ऐसे ऐसे तकसीम कर लें 2 में, ठीक है, इसको ऐसे एक हल्का सा ऐसे लाइन लगा लें। नाउ दीज आर 2 सेपरेट पेजेस। आप जब पेपर हल करेंगे ना, ये जरा गौर से सुन लेना, पीछे पीछे बच्चे बैठे, जब पेपर हल कर रहे हैं इस तरफ से कंसिडर कीजिए कि ये आपका पेपर है, इस पे छोटे हाथ से छोटी हैंडराइटिंग में लिखिए, इस तरह इसको पूरे को फिल कीजिए। देन यू शुड टर्न इट ओवर, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देन यू शुड टर्न इट ओवर, आप इसको यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। तो वो आपके 4 सफ़े बन जाते हैं अगर आप इस तरीके से करें। बाद बच्चे देखते नहीं, आंखें बंद करके इतनी बड़ी सारी हेडिंग लिखी, नीचे इतना बड़ा सारा सवाल लिखा, एक सवाल का सफ़ा खत्म हो गया, आते हैं अब सफ़ा नहीं है या प्रॉब्लम आ गई। तो ये इस तरह के कंस्ट्रेंट्स जो हैं उनको आपने लाजमी देखना है कि सवाल कितने हैं, उनको हल कैसे करें। उसमें 2-3 अप्रोचेज हैं। अगर आपको सवाल सारे आते हैं और आपको लगता है कि जब लिखने लगती हूँ तो मैं तो बहुत कुछ लिख जाती हूँ, तो बेहतर है कि आप पहले अपने सवाल इक्वल स्पेस के ऊपर लिख लें पेपर में, बीच में जगह खाली छोड़ दें, बाद में उसमें जवाब लिख दें, तो आपके लिए एक बाउंड्री लग जाएगी कि मैंने इसके अंदर जवाब देना है। दूसरा ऑप्शन ये वाला जो मैंने आपको बताया कि फोल्ड करके आप इस तरह पेपर हल करें। पेपर हल करने के बाद आखिरी बात के एक बार जाने से पहले लाजमी अपने पेपर को पढ़ें, और सवाल को, अभी एक बच्ची भी मेरे पास आई थी, सर सवाल मैं गलत कर आती हूँ, मुझे आता भी है। सवाल को समझना बहुत है। सवाल ने पूछा क्या होगा, सवाल को समझ लिया, उसका जवाब दे दिया। लेकिन अगर सवाल ही गलत समझा और जल्दबाजी में जवाब कुछ और ही लिख दिया, सवाल गंदम जवाब चना, तो फिर उसका फायदा, वो तो ज़ाया, स्पेस भी ज़ाया की, टाइम भी ज़ाया किया, और सब नंबर भी 0। सवाल को समझें, नहीं समझ आती, कंफ्यूज है, एग्जामिनेशन में टीचर से पूछ सकते हैं, अगर उसमें वो बेहतर समझा आपको उसमें एलेबोरेशन दे देगा उसकी, ठीक है। तो उसमें सवाल हल करने में भी एक यहाँ पे आखिरी बात के, आप बच्चों को हम जब पढ़ाते हैं पहली बार, हमें नहीं पता होता कौन सा बच्चा लायक है कौन सा नालायक है, लेकिन आपका पेपर हमारे ऊपर एक इंप्रेशन डालता है, और उसकी बेसिस पर बाज़ दफ़ा हम हैक भी हो जाते हैं। हैक मीन्स के हम ज़्यादा नंबर दे जाते हैं कुछ बच्चों को, कुछ को हम कम दे जाते हैं। वो कैसे? जो सवाल सबसे अच्छे आते हैं वो सबसे पहले कीजिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका पेपर चेक करने लगते हैं, नया पेपर आया, वो यार इसने ये सवाल बहुत अच्छा हल किया, इसने ये भी बहुत अच्छा, इट मीन्स ये पढ़ने वाला बच्चा या पढ़ने वाली, बेशक आखिरी उसने गप्पे मारी हो,
लेकिन पहले 2 में नंबर अच्छे होते हैं, मैंने कहता याद ये पढ़ने वाला, तो बाद दफ़ा फिर वो अच्छा रिदम बन जाता है, नंबर ज़्यादा मिल जाते हैं। मार्कर वगैरह से हेडिंग दें पेपर में, और ये अक्सर बच्चे बॉयज़ में तो बहुत ही कम है क्योंकि मार्कर लेकर आए, गर्ल्स में है चंद एक जो मार्कर लाते हैं। ये मार्कर लेकर आना बहुत अच्छी बात है, जब आप पेपर करने लगते हैं ये तो मास्टरपीस होना चाहिए आपका। दिस इज टाइम टू प्रूव योरसेल्फ। आप उसमें इतना उसमें गंद घोला होता है कि बाद दफा वो कहता है टीचर को कि सर इसमें मेरा सवाल ढूंढ के दिखाए, मैंने कहा लिखा। ऐसे भी होते हैं लिटरली, मैंने चेक किए हैं, एक लाइन इधर दूसरी लाइन इधर, और वो उनका रिदम मैं सोच रहा हूँ यार ये इधर से इधर कैसे पहुंच गया है, फिर इधर से इधर कैसे आ गया है, पता नहीं क्या पेपर हल किया है कि वो पजल सॉल्व करने के लिए सर को दिया है कि सर ये इसको सॉल्व करके दिखाएं। तो जितनी आप मुश्किल हमारे लिए पैदा करते हैं, फिर वही मुश्किल आपके लिए होती है, वो फिर टीचर का इंप्रेशन बुरा पड़ता होगा यार ये ठीक नहीं है, और फिर वो नंबर भी उसके काट लेता है। साफ सुथरा पेपर हो, लिखाई अच्छी हो, मार्कर से लिखें, हेडिंग्स डालें, कोई एग्जाम्पल का पूछा है वो दें। पैराग्राफ वाला कोई सवाल है उसमें कोई बहुत कह लें कि काम की 2-4 चीज़ें उनको मार्कर में हेडिंग दे सकती हैं, उसके नीचे हाईलाइट कर सकती हैं, साल को नज़र आ जाए दूर से कि मैंने ये वो बातें लिखी हुई हैं जो आपने पढ़ाई थी। ये लाइफ हैक्स होते हैं टीचर को इम्प्रेस करने के, और ये जो इम्प्रेस कर जाता है नंबर ले जाता है। बाद दफ़ा सवाल में कुछ भी नहीं लिखा होता, लेकिन उसने डायग्राम ऐसी या फ्लो चार्ट ऐसा बनाया वो उससे पता चल गया कि इसको सवाल का पता है, तो टीचर उसके नंबर दे देते हैं। तो बाद दफ़ा उसने सवाल ही इतना गंदा किया हुआ है, टीचर को लिखाई नहीं समझ आ रही कि ये लिखा क्या हुआ, तो नंबर क्या देने, कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा ये सारी बातें ऑलमोस्ट खत्म हो गई, ये हमारी जनरल बातें थी। कोई सवाल आपके जहन में तो पूछना चाहते हैं, तो बात करना चाहते हैं? बायो का क्या मतलब जी? ज़ूलॉजी के बारे में आपने डायग्राम के बारे में बताया जी। ज़ूलॉजी का कोई मुझे बताए ना, एग्जांपल दें कोई, मतलब कि किस तरह का टॉपिक है? एनिमल्स के बारे में, माइक्रोऑर्गेनिज्म, कोई क्रॉस सेक्शन वगैरह की बात कर रही हूँ? नहीं सर, माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं, क्रॉस सेक्शन भी होता है लेकिन वैसे उसके अंदर क्रैनिक वाले ज़्यादा। देखिए ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें तो बैक्टीरिया है, कोई फंजाई को आप हाइपोथेटिकल बना सकती हैं कि यार दिस इज द बैक्टीरिया, उसकी शक्ल ऐसी है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे स्टोरी टेलिंग की एग्जांपल बहुत पावरफुल है आपके लिए। मैं एक पढ़ रहा था, उन्होंने कहा ये एक बहुत बड़ा हुनर है, कोई चीज़ याद ना हो रही हो उसे अपने कमरे के अंदर दीवारों पे चस्पा कर दें दिमाग के अंदर, ये एक बैक्टीरिया है, इसकी शक्ल ऐसी है, ये इतने टेम्परेचर पे होता है, ये इतने जनाब वो इसका लाइफ साइकिल इतने दिनों में कंप्लीट होता है, उसको शक्ल बना के उसके साथ ऐसी चीज़ें लिखनी शुरू कर दें तो वो इतनी पावरफुल है वो आपको याद रह जाती है। ये टूल्स आप इस्तेमाल कर सकती हैं उसमें। बाद दफ़ा अब वो वही बात मैं आपकी शायद पॉइंट ना समझाऊँ, लेकिन आप ये स्टोरी टेलिंग और ड्राइंग के टूल्स इस्तेमाल करते हुए कुछ भी याद कर सकते हैं। मैथ इज टोटली लॉजिकल। अगर आपको लॉजिक नहीं मालूम, रटा लगा रहे हैं तो मैथ के बारे में इतना ही कहूँगा, मैथ लॉजिकल, और मैथ में याद कम होता है, समझना ज्यादा होता है। मैथ कभी भी याद नहीं होती, मैथ समझी जाती है। अगर आप समझते हैं वेल, नहीं समझते तो दुनिया की कोई ताकत आपको सवाल नहीं करा सकती। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मैथ वाले हमारे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे और जब पेपर में सवाल आएगा कोई 1-2 इबारत अंदर चेंज होगी। आपने लगाया था रटे 124.5 तकसीम ए जवाब ए आना है, और उसने किया होता है 124 का, उसने 134 किया होता है, और बच्चे ने जवाब वही निकाला होता है जो उसको नोट समझ रटा ऐसा पक्का होता है। और टीचर कहना मैं सवाल गलत कराया, तुसी जवाब सही काटता। ये नहीं होना चाहिए। आपको स्किल सीखनी है, नहीं आती टीचर से पूछिए, मशवरा कीजिए अपने कोलीग से। हाँ, एक बात सॉरी मैंने बतानी थी, वो जो हॉस्टल में रहते हैं बच्चे, पढ़ने के 2 तरीके हैं। एक है कि वो जो मैंने बताया कि आप अलग कमरे में बैठ जाएं, और वो हम इसको बीएससी में बड़ा हमने इस्तेमाल किया है और वो बड़ा इफेक्टिव है, लेकिन एमएससी में मैंने कभी ऐसे तैयारी नहीं की। एमएससी में हम करते थे ग्रुप स्टडी, लेकिन ग्रुप स्टडी डजंट मीन कि 15 बच्चों का टोला बैठा है। ग्रुप स्टडी होती है 3 बच्चे 5 बच्चे, ठीक है, और उसमें आमतौर पे एक बच्चा पढ़ने वाला भी होता है। सारे नलायक ना हो, जिनको पता ही कुछ ना हो, वो सारे कलर करते थे बैठे बस ग्रुप स्टडी में आमतौर पे होता ये है कि आप अपने नोट्स लेकर 5 या 4 बच्चे जो किसी कमरे में या किसी रूम में रहते हो इकट्ठे बैठ जाएं, किसी लॉन में किसी बाहर जगह पर, और वो अपने अपने नोट्स पढ़ते। हम ऐसे करते थे जब हम आपके लेवल पढ़ते कि मैं अमूमन मुझे ये ड्यूटी मिलती थी कि यार आप हमें लेक्चर दो इसके ऊपर। अब जब लेक्चर देना तो पढ़ूंगा तो लेक्चर दूंगा ना,
तो फिर मैं पढ़ भी रहा होता था, साथ साथ बोल भी रहा होता था। मैं यकीन मानिए वो लेक्चर देख के मुझे याद हो जाता। और वो जो सुन रहे होते थे वो, क्योंकि हमारे साथ लोकल जुबान होती थी, बीच में हम पंजाबी भी बोल रहे हैं, बीच में हम शुगर भी लगा रहे हैं, तो वो उनको बड़ी आसानी से वो कहते यार आज मजा आ रहा पढ़ने का। रीजन बीइंग दैट कि वो हम बड़े देसी जुबान में, लोकल अल्फाज में, यार हाँ कंप्यूटर इतना ही होता है, बिल्कुल एनजी टू एनजी समझ। तो मतलब कहने का कि हम उसको, जिसको समझ होती थी ना, वो अपने लेवल पे आकर उसको समझाता। टीचर में और स्टूडेंट, टीचर जब स्टूडेंट को समझा रहा होता है, बाद में टीचर बहुत ऊंची बात कर रहा होता है और स्टूडेंट को वो नहीं समझ आ रही होती। लेकिन जब स्टूडेंट को समझा रहा होता है, उसे पता होता है ये इसमें चोर कहाँ है, और उसे पता होता है ये सर इसको भी वो बात नहीं समझ आई जो मुझे भी पहले नहीं आई थी, और वो उसको वो बात पहले समझाता है। तो ये ग्रुप स्टडी बहुत पावरफुल है अगर आप इसको पॉजिटिव इस्तेमाल करें। आपस में बैठकर 2-3 लेक्चर लें और तैयारी कीजिए, इंशाल्लाह बेहतर होगा। की कार्ड लेके बहुत अहम है जो मैंने आपको बताया। और कोई बात जी, एक मिनट पहले उसका, हाँ जी आपने कॉन्सेप्ट से की कार्ड सुनाए हैं, तो पेपर में भी आपने कॉन्सेप्ट लिख नहीं, देखिए कॉन्सेप्ट से की कार्ड आपने कॉन्सेप्ट से नहीं बनाया, आपने नोट्स पढ़े हैं, नोट्स पढ़ के उनको डाइजेस्ट किया है, उनकी समरी आपने की कार्ड में लिखी है। अब जब पेपर आएगा ना, उसमें समरी नहीं लिखेंगे, मैंने पहले बात की है, उसमें उसको खोल के लिखेंगे। अब आपके पास टाइम है, इट्स टाइम टू प्ले, ठीक है, इट्स टाइम टू प्ले। उसमें आप पूरी इबारत लिखेंगे, पूरी बात लिखेंगे। ये नहीं कि की कार्ड डायग्राम उधर बना के आ गए, वो नहीं, वो टीचर ने कहना ये क्या किया, उधर पूरा लिखें यार। 5 अगर ये भी होता है, बच्चे बात करते सर इसमें लिखना कितना है, और अल्लाह के बंदे जितने नंबर का सवाल है उसके लिहाज से गैस कर लो। 2 नंबर का सवाल है, 4-5 लाइनों का होगा वाइट में, 5 नंबर का है, 10 नंबर का है, कुछ पैरे लिखने होंगे, कुछ जगह ज्यादा चाहिए होगी। अब बाद में टीचर ने 10 नंबर का सवाल दिया, उसने वहां पर पॉइंट्स लिख के आ गया 2 लाइनों में, बेशक सारे लिखे हो, लेकिन कॉमन सेंस है यार, उसने 10 नंबर का सवाल पूछा, डेफिनेटली ही वांट समथिंग फ्रॉम यू। जैसे वर्ड पे छोड़ लिखे होते हैं नोट्स में, तो हम पेपर में बड़ी मछली टीचर टू टीचर डिपेंड करता है। मैं अमूमन ये कहता होता हूँ कि आप अपने वर्डिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ तक कि वो अल्फाज सेम रहे, मतलब सेम रहे, अल्फाज इस्तेमाल हो सकते। जी एक बच्ची पूछ रही थी टाइम टेबल, ये जो पॉइंट्स बताइए, रिलैक्स रहिए। चलते एक बात है, ये बेटा इसमें पानी डाल, मैं एक बात यहाँ पे कर दूं कि पेपर में नंबर लेने के लिए ये बात याद रखिएगा कि जितना टाइम आपको मिला है उतना ही टाइम इनको मिला। अगर कोई चीज मुश्किल है ना, तो वो सबके लिए मुश्किल है। अगर मुझे समझ नहीं आ रही ना, तो आपको भी नहीं आ रही। और ये गेम होती है कि कौन अच्छा एक लफ्ज ज्यादा लिख के आता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बाद दफा नोट्स ही बहुत मुश्किल है, टीचर ने बहुत मुश्किल नोट्स दिए, पेपर बहुत मुश्किल है, तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो सारी क्लास के लिए। उसमें अगर आप थोड़ा सा मेहनत करके और टेंशन अपनी थोड़ी सी कम कर लें, इस बात को सोच के कि यार सारे मेरे वर्ग ही, तो उसमें क्या होगा, उसमें फिर आप मार्कर से, जैसे मैंने बताया, आप इम्प्रेस कीजिए, आप अच्छी हेडिंग डालिए, अच्छे पॉइंट्स लिखिए, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा कर लें, तो वो कहता है यार सारी क्लास के पेपर बुरे हैं सिवाय इसके, चलो इसने कुछ बेहतर किया, और उसको फिर नंबर उस लिहाज से कुछ बेहतर मिल जाते। जी कोई किसी ने कहा सारा भी बात की, ठीक है जी, ओके, थैंक यू वेरी मच कि आप लोग आए, और हमारा यहाँ पे सेमिनार खत्म होता है। तो विश यू गुड लक।